हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। पर्सनैलिटी मतलब स्वभाव, यानी सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का तरीका। हर किसी का एक अपना स्वभाव होता है जो हर किसी को अलग बनाता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक मानसिक समस्या है जिसमें सिचुएशन और लोगों को समझने में साथ साथ ही कोऑर्डिनेट करने में भी बहुत दिक्कत होती है। इससे आपकी लाइफ में रिलेशनशिप, सोशल एक्टिविटीज़, वर्क और स्कूल में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम से डॉक्टर श्वेता शर्मा। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you, Anuj, for having me. डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसे कहते हैं? पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अनुज, जैसे अभी आपने पर्सनालिटी के बारे में बताया कि पर्सनालिटी क्या होती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति क्या है, हम अपने आसपास के सोशल एनवायरनमेंट में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, अपने ऑक्यूपेशनल लाइफ में किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये सब हमारी पर्सनालिटी का एक आधार होता है, हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर उनमें से किसी भी चीज में, चाहे वो आपकी सोच हो, आप लोगों को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, आप किसी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वहां पे जब सामान्य से असामान्यता दिखाई देने लगे या कुछ ऐसा दिखाई देने लगे जो आम लोगों से अलग है, उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसके बाद में जाके अलग अलग प्रकार होते हैं। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कितने तरह के होते हैं और इनके क्या लक्षण होते हैं? अनुज, अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो देयर आर वेरियस टाइप, बहुत से अलग अलग तरीके की पर्सनालिटीज आपको दिखाई देंगी। ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिएचर है, हर इंसान अपने आप से अलग है, सबकी पर्सनालिटीज अलग हैं, उसी तरीके से सबके डिसऑर्डर्स अलग हैं। लेकिन हम मेनली इनको तीन क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं: क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में वो पर्सनालिटीज आती हैं जिनका मेन मेन टाइप अगर आप देखेंगे, पैरानॉइड पर्सनालिटी, स्किज़ोटाइपल या स्किज़ॉइड पर्सनालिटी। ये आप एक तरीके से मान सकते हैं, ये वो क्लस्टर है जिन लोगों में बात-बात पे शक करने की बीमारी होती है। वो किसी के भी साथ ट्रस्ट नहीं शेयर कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करूँगा, कोई मेरी इस इन्फॉर्मेशन का गलत फ़ायदा ना उठा ले। इस कारण से उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में होती है। अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करना, आसपास जो भी कुछ हो रहा है, इवन अगर अच्छी चीजें भी हो रही हैं, उनका पहला जो थॉट जाएगा वो जाएगा कि कहीं कुछ मेरे खिलाफ तो नहीं है, कहीं मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही है। तो ये जो तीन तरीके की अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं, उन तीनों को मिला के एक मेन कैरेक्टर है कि सस्पिशियस होना, उसे क्लस्टर ए में रखा जाता है। फिर बात की जाती है क्लस्टर बी की। क्लस्टर बी में पर्सनालिटीज आती हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी क्या होती है। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी एंड हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी। तो आप समझ सकते हो, हिस्ट्रॉनिक, बॉर्डर लाइन एंड एंटी सोशल, ये वो लोग हैं जो हमेशा लीक से हटके चलना चाहते हैं। अब इन तीनों में अलग अलग लेवल होगा, एंटी सोशल आपको अलग ही दिख जाते हैं, बॉर्डर लाइन में कहीं वो सेल्फ हार्म बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है अनुज, कि वो कुछ ना कुछ इस तरीके से करेंगे, स्पेशली आपको सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे उनका बिहेवियर अपीयरेंस हो, जो हिस्ट्रॉनिक वे में होगा, और इसलिए इसे हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी कहा जाता है। तो ये जो क्लस्टर आता है जिसमें अटेंशन सीकिंग मेजर कॉन्सेप्ट की तरह निकल के आएगा या मेजर फीचर की तरह निकल के आएगा, वो क्लस्टर बी के अंदर रखा जाता है। फिर आता है क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में आते हैं जो एंजाइटी प्रोन पर्सनालिटीज होती हैं। ओसी पर्सनालिटी इज वेरी कॉमन। अवॉइडेंट पर्सनालिटी इज वेरी कॉमन। ये लोग अपनी सोशल एंजाइटी के कारण या अपने परफेक्शन के कारण हमेशा लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें क्लस्टर सी में रखा जाता है। और ये अवॉइडेंट टाइप का बिहेवियर इनका बन जाता है, कई बार एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कई बार उनकी एंजाइटी बढ़ रही है, इसलिए वो क्लस्टर सी में रखे जाते हैं। तो ये तीन बेसिक क्लस्टर्स हैं जिसके अंडर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स डिवाइड किए जाते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे इनको ट्रीट किया जाता है। अब इनको पहचाना कैसे जाए? जैसे मैंने आपको तीन की कॉन्सेप्ट बताया कि इन तीनों क्लस्टर्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या मिलेंगे। क्लस्टर ए, इट्स मीन जो भी इंसान इससे सफर कर रहा है,
उसके अंदर आप हमेशा देखेंगे एक शक की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है और इसकी पर्सनालिटी क्लस्टर ए में जा रही है, डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। क्लस्टर बी, जहां पे वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी है, दैट इज क्लस्टर बी। क्लस्टर सी, जहां पे एंजाइटी बहुत ज्यादा हाई है हर छोटी सी बात पे, इवन इफ दे आर गेटिंग अ कॉल, उनको कोई कॉल आया, कोई मीटिंग करनी है, उसका पहला रिएक्शन एंजाइटी होगा, या वो एक सेट ऑफ एक्शन, सेट ऑफ बिहेवियर फॉलो करेंगे, ओसीडी पर्सनालिटी। तो उस केस को, इनको क्लस्टर सी में रखा जाएगा। इन तीनों की फीचर्स के तौर पे ही आप इनको पहचान सकते हैं। डॉक्टर, इसका इलाज कैसे किया जाता है? इसका जो इलाज है अनुज, पहली बात, कोई भी दवाइयाँ नहीं है इलाज के लिए, इसलिए ही मैं आपके साथ में हूँ यहाँ पे एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसका इलाज साइकोथेरेपी और काउंसलिंग और पर्सनालिटी असेसमेंट्स की मदद से किया जाता है। तो आपको डॉक्टर के पास जाके दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है, समझना है कि मुझ में क्या है, क्योंकि कई बार पर्सनालिटीज इस वे में होती ही नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि ये सब कुछ ओके, इसलिए इसे डिसऑर्डर कहा जाता है। उनके अकॉर्डिंग वो ठीक है और शायद बाकी जो लोग हैं उनमें प्रॉब्लम है। तो वो इंसाइट क्रिएट करना कि आपको आपके रिलेशनशिप निभाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको आपकी जॉब के साथ डील करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको आपकी डे टू डे लाइफ में वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, पहले वो इंसाइट लेके आना, उसके बाद उनकी पर्सनालिटी के टाइप को समझना। टाइप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनालिटी टाइप ही लीड करता है कि आप किस डिसऑर्डर में प्रो होंगे आगे जाके। जैसे हर क्लस्टर में 3-3 4-4 टाइप्स है, बट उनमें से कौन सा एक टाइप है जो प्रोमिनेंट होगा, उसके लिए पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, जो हम पर्सनालिटी असेसमेंट के थ्रू करते हैं। और उसके बाद में थेरेपी शुरू होती है उनके पर्सनालिटी टाइप को ध्यान में रखते हुए, वो किस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, उनके उसके सोशियो कल्चरल फैक्टर्स क्या रहे हैं, क्या कोई ट्रॉमा रहा था या ये जेनेटिक है, क्या रीजन है, इन सबको ध्यान में रखते हुए थेरेपीज प्लान की जाती हैं। अलग अलग तरह की थेरेपी होती है और वो ही इनका ट्रीटमेंट है। यूजुअली अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं, क्योंकि लोगों के मन में ये होता है कि अगर हम किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे हमें जिंदगी भर जाना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमम 3 मंथ से लेके 2 साल तक का टाइम स्टैंडर्ड होता है साइकोथेरेपी के लिए, जिसमें आप वीकली एक सेशन अटेंड करते हैं और धीरे धीरे वो थेरेपी का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, फॉलो अप सेशंस कम होते जाते हैं और आप पूरी तरीके से भी क्योर हो सकते हैं। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये थेरेपी से रिलेटेड ही होगा। ये डायलेक्टियल बिहेवियरल थेरेपी क्या है और क्या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इससे इलाज किया जाता है? हाँ जी, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का ही एक प्रकार है। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डील करने के लिए, जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उसके साथ ही लिमिटेड है, बाकी भी बहुत से केसेस में, पीटीएसडी के केसेस में भी इसको यूज किया जाता है। बेसिकली जो डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है उसका बेस होता है माइंडफुलनेस क्रिएट करना, और उसके बाद में आपको सेल्फ अवेयरनेस मूवमेंट्स के लिए, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन के थ्रू हो, चाहे वो अदर एक्टिविटीज के थ्रू हो, उनके थ्रू आपको खुद के सेल्फ से अवेयर कराना। ये दो की कॉन्सेप्ट होते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब ही यही है कि टू बी अवेयर अबाउट द मोमेंट, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। आप जिस मूवमेंट में हो आप उसे समझ सकें और उसके अनुसार आप व्यवहार कर सकें। आप उसमें अपना जो थॉट प्रोसेस है, चाहे वो शक है, चाहे वो एक्स्ट्रा अटेंशन पाना है, चाहे वो हमेशा खुद को एंजाइटी में रखना है, उन सबको हटाते हुए कैसे आप उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, ये इसका कोर कॉन्सेप्ट होता है डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी का। एंड इट इज वेरी सक्सेसफुल स्पेशली इन द केसेस ऑफ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी बिकॉज उनमें सेल्फ हार्म बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है और हमेशा वो उनको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, हम वर्थलेस हैं, हम किसी के साथ रिश्ता नहीं बना सकते, और सुसाइडल आइडिएशन काफी हाई रहता है। उन केसेस में ये काफी सक्सेसफुल है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या ट्रीटमेंट परमानेंट है इसका? क्या ट्रीटमेंट के बाद ये पूरी तरह से हाँ ठीक हो जी, जा सकता है? जी अनुज, ट्रीटमेंट परमानेंट है और ट्रीटमेंट के बाद से ये पूरी तरह ठीक हो सकता है, बशर्ते आपको जो ट्रीटमेंट में बताया गया है आप उसका प्रॉपर फॉलो अप करें, या जब भी आपको जरूरत लगे कि मेरा मोटिवेशन कम हो रहा है या कोई सिचुएशन ऐसी आई जो आपके लिए
कई बार आपका थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता है थेरेपी करते करते भी। कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो अनकॉल्ड हैं। उन सिचुएशन में आप मेक श्योर करें कि आप जिस भी थेरेपिस्ट के कांटेक्ट में हैं, आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, आप इमीडिएटली उनसे कांटेक्ट कीजिए। तो इसका ट्रीटमेंट परमानेंट रहता है और जिंदगी भर आपको दोबारा से इन परेशानियों दिक्कतों का सामना नहीं करना होता है। डॉक्टर, इसमें पोस्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस दी जाती हैं, वो क्या हैं? आप हमें बताना चाहेंगे प्लीज़? पोस्ट जी अनुज, जैसा मैंने अभी कहा कि ट्रीटमेंट परमानेंट है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड एज वी एवर से। कोई पॉलिसी लो, कुछ भी लो, टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा होती है। इन द सेम वे हमारा जो पोस्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है उसका यही कहना है कि एक तो आप अपना फॉलो अप मेंटेन करेंगे। जब हम शुरुआत करते हैं थेरेपी की तो हम वीकली एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें जो एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जो टेक्निक्स बताई जाती हैं, वो 1 वीक तक पेशेंट फॉलो करता है। उसकी प्रोग्रेस के बेसिस पे नेक्स्ट वीक में थेरेपी सेशन होता है कि उसने वो कितना किया, कितना इंप्रूवमेंट आया, कर पा रहा है या नहीं कर पाया, उसके बेसिस पे नेक्स्ट सेशन होगा। इनिशियल 3 मंथ्स तक यही पैटर्न चलेगा। इट्स मीन मंथ में आप 4 सेशंस ले रहे हैं और आप प्रॉपर फॉलो अप करते जा रहे हैं। इसको हम थेरेपी कंप्लाइंस बोलते हैं। जितना अच्छा आपका थेरेपी कंप्लाइंस है उतना अच्छा आपकी प्रोग्रेस आएगी। जब आप थेरेपी टर्मिनेशन पे जाते हैं, मिडिल फेज में क्या होगा, 2 वीक में आप एक बार सेशन करेंगे, धीरे धीरे आप 3 वीक में एक बार, और फिर वो सिर्फ फॉलो अप पे रह जाता है, जिसमें हम उनको ये बोलते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइन में कि जब भी आपको लगे कि हम आपने जितना भी कुछ सीखा, जो भी टेक्निक्स हैं, आपको पता है ये सिचुएशन होगी तो आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको खुद को कैसे काम डाउन रखना है। रेगुलर बेसिस पे कुछ माइंडफुल टेक्निक्स होती हैं, चाहे वो रिलैक्सेशन हो, चाहे वो प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड हो, जर्नल राइटिंग हो, ये सब आपको करना है। जब आपको लगे कि आप इन्हें लूज कर रहे हैं, मिस आउट कर रहे हैं, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और सिचुएशन डिफिकल्ट होती जा रही है, हम उनको रेड फ्लैग्स भी बताते हैं। जो उनको रेड फ्लैग्स जब दिखने शुरू होते हैं, इमीडिएटली उन्हें आपके साथ में कांटेक्ट करना होता है और वापस से वो थेरेपी का प्रोसेस शुरू किया जाता है फॉर सम टाइम। ऐसा नहीं है कि फिर से 3 मंथ के लिए जाएगा, बट फॉर 1 मंथ और फॉर 2-3 सेशन वो बैक टू बैक सेशंस होंगे और जो प्रोग्रेस हमने पहले अचीव की थी हम उससे रीगेन कर लेंगे। तो यही इसकी पोस्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइन है कि हाउ टू मेंटेन वॉट एवर यू हैव लर्न ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ साइकोथेरेपी। ये बेसिक गाइडलाइन। ओके। डॉक्टर, ट्रोमा किसी के पर्सनैलिटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है? ट्रॉमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अनुज। जैसे इसके 2 इटियोलॉजी मैंने आपको बताया था, जेनेटिक है और उनका एनवायरनमेंट है। जेनेटिक जो मुझे जीन प्रॉपर्टी में मिला कि हम बोलते हैं नॉर्मली मम्मी के ऊपर गई है, पापा के ऊपर गई है, इसका नेचर ऐसा है, दैट इज समथिंग जो आपने क्रिएट नहीं किया, आपके अंदर आया। अब डिपेंड करेगा वो जीन एक्टिव कब होगा, जब आपको इन्वायरमेंट उस तरीके से मिलेगा। अगर अर्ली चाइल्डहुड में आपने फैमिली डिस्टरबेंस देखा है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, वो समय है जब हम ब्लैंक बुक की तरह हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि एज अ ह्यूमन हम कैसे ग्रो करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, और वो मैं वहां से सीखूंगी जो मेरे आसपास हो रहा होगा। तो अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स है, चाहे वो अब्यूज हो या फिर पेरेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, फैमिली एनवायरनमेंट डिस्टर्बिंग है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, पेरेंटिंग स्टाइल में प्रॉब्लम है, ये सब ट्रॉमा क्रिएट करती हैं और आगे जाके पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कन्वर्ट करती है। कई बार एडल्टहुड में भी यू हैव सीन सो मेनी केसेस कि वो बहुत अच्छा था वो पर्सन सो एंड सो डेट के पहले, लेकिन हो सकता है उसने किसी एक्सीडेंट में अपने किसी लव्ड वन को खोया या फाइनेंशियल लॉस इतना ज्यादा हुआ। ये एक तरीके का ऐसा ट्रॉमा है जो आपकी पर्सनालिटी को 365 डिग्री तक घुमा देता है। आप लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, आपका खुद के ऊपर से भरोसा टूट जाता है। ये वो फैक्टर्स हैं जो हमेशा लेटर एज में आ सकते हैं, 20s में आ सकते हैं, और ये भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, बट ये टेम्परेरी रहेगा बिकॉज ये पीटीएसडी से भी रिलेटेड है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो अगर पीटीएसडी का इमीडिएट ट्रीटमेंट हो जाता है तो डिसऑर्डर पर्सनालिटी में आने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो नहीं किया गया तो लंबे समय तक ये डिसऑर्डर पर्सनालिटी में रह जाता है। और ये वो लोग होते हैं जो कभी हेल्प भी नहीं लेना चाहते हैं, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो उन्हें समझाना, उन्हें वापस लाना कि सिचुएशन चेंज की जा सकती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति चेंज की जाती है, परसेप्शन को चेंज किया जा सकता है और आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ये मेन चैलेंज हो जाता है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि ये जो ट्रोमा के पेशेंट्स होते हैं उनका इलाज कैसे किया जाता है?
ट्रॉमा के पेशेंट का इलाज अनुज डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास कब आया है। कुछ होता है जैसे हम 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लेके चलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि एक रिलेशन टेम्पोरल रिलेशनशिप होना चाहिए। मेरे साथ अगर ट्रॉमा चाइल्डहुड में हुआ और अगर मैं आ रही हूँ आपके पास 20 साल की एज में, तो टेम्पोरल रिलेशनशिप नहीं है उस ट्रॉमा में और उसमें। ठीक है, मेरी पर्सनालिटी में कुछ डेफिशिएट आ गए हैं, अब मुझे अगर यूज करना होगा तो मैं साइकोएनालिसिस के थ्रू जाऊंगी कि पुरानी बातें निकालना, उस ट्रॉमा को रिलीज कराना जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मुझे ट्रॉमा, सपोजिटली अभी पेंडेमिक चल रहा है 2020 में 21 में, हमने बहुत से अपनों को खोया, लोगों को समझ ही नहीं आया कि लाइफ के साथ कैसे डील करना है। बट अब जब हम 2022 में बैठे हैं, पीपल आर रियलाइजिंग, पीपल आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, हम सब अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इमीडिएटली अगर कोई इससे डील करने के लिए आता है कि ठीक है, मैंने ये सब सफर किया पेंडेमिक के टाइम और मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे लगता है मैं बहुत वीक हो चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अंदर से वो फेथ नहीं आ रहा है कि ये दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इसी समय पे इनके साथ काम करूंगी तो इनको आगे जाके कभी कोई परेशानी नहीं होगी, उस ट्रॉमा को वहीं के वहीं हील किया जा सकता है। लेकिन अगर ट्रॉमा लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रह जाए, वहां पे हीलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट इट विल टेक टाइम। और सबसे मेजर चैलेंज जो होता है, लोग उन मेमोरीज को रिविजिट नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं वो सीख जाते हैं कि सप्रेस कैसे करना था। उन्होंने अपने डिफेंस मैकेनिज्म, ये हमारे अंदर नेचुरल एलिमेंट है कि डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज ही करते हैं, वो हम सीख जाते हैं। तो दोबारा रिविजिट करना, दोबारा से उस पेन में जाना, और वो थेरेपी का प्रोसेस होगा जब भी ट्रॉमा हीलिंग की बात आती है कि आपको दोबारा फेस भी करना है, सोचना भी है, बताना भी है। तो कई लोग उस एक्सपीरियंस को अवॉइड करने के कारण उस ट्रॉमा के साथ कभी डील ही करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है टाइम इज अ बिग हीलर, और वो उनके एक कोने में कहीं रह जाता है, एक परमानेंट डैमेज की तरह उस पर्सनालिटी में, वो हील नहीं हो पाता। डॉक्टर, मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे ये है, ये शायद बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से कैसे बचा जाए और सबसे ज़्यादा बच्चों को कैसे इससे बचाया जाए, क्योंकि उनका फ्यूचर इससे बिल्कुल इस पर सही बहुत कहा। डिपेंड होता है। जी अनुज, बिल्कुल सही कहा आपने। पर्सनालिटी डिसऑर्डर से एक्चुअली बचाने का काम जो शुरू करना है वो बच्चों के साथ ही करना है। जी। एडल्ट में बचाने का काम नहीं होगा, एडल्ट में क्योर करने का काम होगा, वो डिसऑर्डर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। लेकिन अगर हम बच्चों के साथ में काम करें, बच्चों के साथ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करेंगे, तो उनको कभी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की सिचुएशन में नहीं आना होगा। हाँ, एक पर्सनालिटी टाइप जरूर डिफाइन हो जाएगा। तो बच्चों को बचाने के लिए जरूरी है कि आप उन्हें एक, इसको मैं इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का नाम दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट दें। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि हर बच्चा अलग है, हो सकता है हर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, कोई बच्चा खेल में अच्छा है, कोई बच्चा एक्सप्रेशन में अच्छा है। तो जो बच्चा यूनिक है उसको उसके यूनिक कैरेक्टर्स के ऊपर पहचाना जाए और उसके अकॉर्डिंग उसको पेरेंटिंग या उसका जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया जाए। ये इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होगा जिसमें बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, फील कर पा रहा है, अपने इमोशंस को प्रॉपरली रेगुलेट कर पा रहा है। तो उसको पर्सनालिटी में कभी भी कोई इशू नहीं होगा, जो उसकी नेचुरल पर्सनालिटी है और जो उसको एनवायरनमेंट मिला सपोर्टिव वे में, वो बहुत ही अच्छे से ब्लूम करता चला जाएगा। और कल को आप जाके देखेंगे एज एन एडल्ट कि वो पर्सन अंडरस्टैंडिंग भी है, एक जो बेस्ट पर्सनालिटी होनी चाहिए कि कैसे बैलेंस बनाना है, ईक्यू आईक्यू में बैलेंस कैसे बनाना है, ये सब कुछ रखते हुए आपको वो ह्यूमन बीइंग दिखाई देगा। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से, अगर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसके लिए वो ट्रॉमा है, आई अंडरस्टैंड कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो हम प्रेशराइज कर रहे हैं, और वो प्रेशर आप उसके बेटरमेंट के लिए करना चाहते हो, बट बच्चे के लिए वो ट्रॉमेटिक हो चुका है, या बच्चे के साथ में उसको पूरी तरीके से कनेक्शन नहीं मिला, टाइम नहीं मिला पेरेंट्स से, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस था। ये सब चीजें बच्चों के दिमाग पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो बच्चे के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, बच्चे को समझना कि मेरा बच्चा पर्सनालिटी वाइज कैसा है, एज अ ह्यूमन कैसा है। आप सिर्फ उस कैटेगरी में मत रखिए कि ये हमारा बच्चा है तो ये करेगा। आप अपने सपनों को उनसे पूरा मत कीजिए, उसको देखिए कि वो क्या देखना चाहता है, वो क्या अचीव करना चाहता है। तो अगर इस पे काम कर लिया जाए तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेटर एज में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच अनुज, थैंक यू।
आज हमने बात की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर। हमें भी पहले इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट ने बताया यह कि हमारे लाइफस्टाइल को कैसे अफेक्ट करता है, साथ ही इसका इलाज कैसे किया जाता है। आशा है यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। ऐसे ही सेहत से जुड़े विषयों के बारे में जानने के लिए TV9 फेसबुक लाइव पर हर शाम हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.